आखिरी सफर। एक शायर का शेर है कि मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे। मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे, तिनके का ही मगर तू आसरा तो दे। तो उम्मीद है कि आप जरूर हौसला अफजाई करेंगे। आइए सुनते हैं कहानी का उन्होंने आखिरी सफर। भोला घर के सामने रोज शाम खड़ा रहता और उस ट्रेन के इंतजार करता जो उसके घर के सामने से गुजरती थी। भोला ट्रेन को देखता और फिर भागकर अपने बापू के पास जाकर पूछता कि बापू, हम इस ट्रेन पर कब सवार होंगे? बापू रोज उससे यही जवाब देता कि एक दिन। और फिर भोला मायूस होकर उस एक दिन के इंतजार में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता। इस तरह भोला बच्चा से जवान हो गया और अपने बापू के कामों में हाथ बटाने लगा। रोज खेत पर काम करता और शाम होती उस ट्रेन के इंतजार में बैठ जाता जो उसके घर के सामने से गुजरती थी। कुछ दिनों से भोला की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। शाम होती उससे मतली होने लगती और उसका खाना भी हजम नहीं होता। भोला के बापू ने गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा जो उसके पुराने साथियों में से थे, भोला के पेट के दर्द का जिक्र किया और उसके इलाज के बारे में मशवरा किया। रहीम चाचा ने जड़ी बूटी की दवाई बनाकर भोला के लिए दिया, जिससे कुछ दिनों तक भोला की तबीयत बेहतर रहने लगी। गांव में खुशी का समा था। रहीम चाचा के घर उनकी बेटी की शादी थी। बारात करीबी के शहर से ट्रेन से हाजीपुर स्टेशन पर आ रही थी। रहीम चाचा ने बारात को गांव लाने का इंतजाम किया था और उसका बापू भी रहीम चाचा के हमरा स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। भोला का तो मारे खुशी के बुरा हाल था। आज वो पहली बार हाजीपुर स्टेशन जा रहा था। स्टेशन पर हस्ब मामूल भीड़ भाड़ लगी हुई थी। मुसाफिर अपना सामान किस तरह जकड़े बैठे थे जैसे मुर्गी अपने चूजों का अपने फरों में समाये बैठती है। लेकिन भोला इन तमाम हंगामों से दूर अपनी जिंदगी की उस ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेकरार था जो रोज घर के सामने से गुजरती हुई ट्रेन के वक्त किया करता था। अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी फैल गई। कुछ लोग सामान उठाकर तेजी से एक तरफ को भागने लगे। भोला अपनी फटी हुई आंखों से प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन को देख रहा था। भोला का जी चाहा कि वो ट्रेन पर सवार हो जाए। भोला मारे खुशी के फूले न समाया और होता भी क्यों नहीं कि आज उसकी ट्रेन को देखने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। आज भोला उन्हीं ख्यालों में गुम था कि भोला के बापू ने भोला को बारातियों के सामान उठाने के लिए बुला लिया। बारात गांव आ चुकी थी। पूरा गांव रहीम चाचा को हाथ बटाने में लगा हुआ था। मगर भोला की खुशी उस ट्रेन को देखने के बाद ऐसी हुई कि वह अपनी उस खुशी को किसी से बताना चाहता था, मगर तमाम लोग बारात के आवभगत में लगे हुए थे। वो भोला की खुशी को क्या समझते हैं। भोला बारात के हंगामे से दूर एक कोने में ट्रेन की यादों से दिल को बहला रहा था और ट्रेन की पटरी की तरफ घूर रहा था। आज भोला सुबह से पेट के दर्द से परेशान था। उसके पेट का दर्द इतना शदीद था कि वो चारपाई से उठ ना पाया। भोला के बाप ने रहीम चाचा से मशवरा करके उसे शहर हाजीपुर भेजने का फैसला किया, जो उसके गांव से तकरीबन 12 मील दूर था। चुनांचा उसने रहीम चाचा को राजी किया कि वो भोला को हाजीपुर ले जाए। रहीम चाचा ने किसी तरह सवारी का इंतजाम किया और भोला को हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। अस्पताल के डॉक्टर ने भोला का मुआयना किया और कुछ दवाई वगैरह देकर तसल्ली तशफ़ी के साथ थोड़े दिन आराम करने का मशवरा दिया। रहीम चाचा भोला को वापस लेकर गांव आ गए। कुछ दिनों तक भोला की तबीयत ठीक रही और फिर वह हस्ब मामूल अपने बापू के साथ खेत पर काम करने जाने लगा। भोला की पैदाइश हाजीपुर जिला के महुआ गांव में हुई थी। माँ बाप का इकलौता बच्चा होने की वजह से भोला की परवरिश में उसके माँ बाप ने कोई कोताही नहीं की थी। भोला का बाप हरिजन होने की वजह से गांव के अछूत जात के लोगों के इलाकों में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गांव में स्कूल की सहूलत ना होने की वजह और पैसे की किल्लत से वो भोला के स्कूल ना भेज सका। भोला का बाप रोज दूसरे के खेतों में काम करता
और उसी से घर की रोजी रोटी चलती थी। भोला और उसके खानदान की गरीबी ने भोला का ना तो तालीम के जेवर से आरास्ता किया और ना ही वह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी ट्रेन पर सफ़र कर सका। वो भोला अपनी किस्मत पर मातम करता कि आखिर कब तक वो इस तरह ट्रेन को आते जाते देखता रहेगा। इसी तरह कई महीने गुजर गए। हस्ब मामूल सुबह होती भोला खेत पर काम पर चला जाता और फिर वापस घर लौटते ही उसे ट्रेन के इंतजार में बैठ जाता जो उसे घर के सामने से गुजरती थी। आज सुबह से भोला की तबीयत नासाज थी। आज धूप में बहुत गर्मी थी। दोपहर ढलती भोला की तबीयत खराब होने लगी। भोला ने बापू ने पहले तो घर पर कुछ खिला पिला के लिटा दिया, मगर जब भोला की दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा तो भोला का बापू भागकर रहीम चाचा के हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि वो भोला का हाजीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दे। रहीम चाचा ने किसी तरह सवारी का इंतजाम करा के भोला को सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया। कुछ दिनों तक डॉक्टर ने भोला का इलाज किया और जांच भी की, मगर जब भोला की हालत बद से बदतर होने लगी तो वो डॉक्टर ने भोला के बापू को मशवरा दिया कि वो भोला को फौरी तौर पर कलकत्ता शहर के बड़े अस्पताल में दाखिल करवाना होगा। भोला के बापू ने डॉक्टर से अपनी मजबूरी का इजहार किया और उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि भोला को कलकत्ता ले जाए, लेकिन डॉक्टर ने इस सिलसिले में भोला के बापू की मदद करने से इनकार कर दिया। पास ही खड़े एक डॉक्टर ने भोला के बापू को डॉक्टर पार्थो बोस से मिलने का मशवरा दिया, जो पिछले कई दिनों से हाजीपुर के अस्पताल में डॉक्टर की मीटिंग में शिरकत की गर्ज से कलकत्ता से आए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि वह आज ही कलकत्ता वापस जा रहे हैं, तुम फौरन उनसे जाकर मिलो, शायद वे तुम्हारे भोला के इलाज के लिए तैयार हो जाए। भोला का बापू परेशानी के आलम में अस्पताल के तमाम डिपार्टमेंट में चक्कर काटता रहा। आखिरकार काफी देर अस्पताल के अंदर बाहर ढूंढने के बाद डॉक्टर पार्थो बासु का कोई पता न चला। भोला का बापू मायूस होकर अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था तो उसी डॉक्टर का वहां से फिर गुजर हुआ और उसने भोला के बापू से पूछा, क्या तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर पार्थो बोस से हुई? भोला के बापू ने हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर बाबू कहीं नहीं मिले। डॉक्टर ने कहा, फिर वो स्टेशन की तरफ रवाना हो गए होंगे, उन्हें आज ही कलकत्ता के लिए जाना था। भोला का बापू परेशानी के आलम में हाजीपुर स्टेशन पर पहुंचा और कलकत्ते जाने वाली ट्रेन के बारे में मालूमात हासिल की। भोला का बापू हॉस्पिटल ट्रेन की भीड़ में खड़े लोगों से दरियाफ्त करने की कोशिश की, मगर किसी भी आदमी ने भोला को सही मालूमात फराहम ना किया। अचानक भोला की नजर भीड़ में खड़े उस आदमी की पड़ी जो काला कोट पहने काले बैग लिए खड़ा था। भोला का बापू किसी तरह भीड़ में दाखिल होकर काले कोट पहने आदमी से पूछ डाला, साहब जी, कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? शाम 7 बजे। भोला के बापू ने पूछा, अभी कितना बजा है साहब जी? 4 बज रहे हैं। भोला तेज कदमी से अस्पताल में वापस आया और रहीम चाचा और अपने कुछ साथियों की मदद से भोला को एक चारपाई पर लेटाकर उठाकर स्टेशन ले गए। भोला के बापू ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और दरखास्त की कि उसकी ट्रेन पर सवार होने में मदद करें। रहीम चाचा ने अपनी हमदर्दी का बड़े पुरतपाक से इजहार किया और कहा कि हम लोग ऐसे अवसर पर, अवसर एक हिंदी वर्ड है इस वक्त जी, मौके पर एक दूसरे काम ना आएंगे तो कौन आवेगा। शाम के 7 बज चुके थे। भोला का बाबू परेशानी के आलम में प्लेटफॉर्म पर बेसब्री से ट्रेन की आमद का इंतजार कर रहा था। इस असना में अचानक प्लेट पर हमाहमी शुरू होने लगी। लोग इधर उधर सामान उठाकर भागने लगे। भोला का बापू चारपाई के पास खड़ा बार बार सर उठाकर ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहा था। अचानक इंजन की सीटी ने इज़्तिराबी कैफियत को और बढ़ा दी। उसके बाद ट्रेन पर शोर करती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। कुली और चाय वाले लपक लपक के डब्बे के अंदर दाखिल हो रहे थे और साथ ही मुसाफिर भी एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर दाखिल होने लगे। इसी तगोमक में मसरूफ थे कि भोला का बापू और रहीम चाचा अपने साथियों समेत भोला की चारपाई उठाए प्लेटफॉर्म पर भागने लगे। हर डब्बे पर कभी टीटी तो कभी पुलिस तो कभी मुसाफिरों ने भोला की चारपाई को दाखिल होने से रोक दिया। भोला का बापू हाथ जोड़ जोड़ कर भोला की हालत को बयान करता, मगर भोला की फरियाद को कोई सुनने को तैयार नहीं था। किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। भोला का बापू इस कश्मकश में ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे तक जा पहुंचा। डब्बा तकरीबन खाली था,
जिसमें कलकत्ता शहर के मशहूर डॉक्टर पार्थोबोस सफर कर रहे थे। अचानक भोला के बापू के कान में डॉक्टर पार्थोबोस के नाम की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस खिड़की की तरफ लपका और उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर पार्थोबोस से फरियाद की, मगर डॉक्टर पार्थोबोस ने शीशे की खिड़की खोलने की जहमत ही नहीं की। थोड़ी देर में ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर रवाना होने लगी। भोला के बापू ने निराश में मायूस होकर बड़े दुख से भोला की चारपाई को प्लेटफॉर्म पर रख दिया। रहीम चाचा और उनके कुछ साथी जो भोला के बापू का हाथ बटाने आए थे, रफ्ता रफ्ता एक एक करके वापस चले गए। रात की तारीकी से हाजीपुर स्टेशन अंधेरे में डूब गया था। हाजीपुर स्टेशन जो ट्रेन के आने से बारानक हो गया था, अब बिल्कुल सन्नाटे में डूब चुका था। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ भोला और उसके बापू रह गए थे। प्लेटफॉर्म की दूसरी जानब से आवारा कुत्तों के भूखने की आवाज आ रही थी, जो शायद भोला की लाश पर उसके बापू की बेबसी और कसमफसी पर रंग फुगा का इजहार कर रही थी। भोला का बापू चारपाई से लगा जमीन पर बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। उसने भोला का माथा छुआ जो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। भोला की रूह जाने वाली ट्रेन में एक अनजाने सफर पर रवाना हो चुकी थी, लेकिन उसका मुर्दा शरीर चारपाई से चिपका पड़ा था। भोला जिसने सारी उम्र बड़े अस्तराब और बेचैनी से हर गुजरने वाली ट्रेन का इंतजार किया था, आज उसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बहिस व हरकत पड़ा इंतजार की कश्मकश से आज़ाद हो चुका था। ट्रेन प्लेटफॉर्म से फार्म से जा चुकी थी। दूसरे रोज ट्रेन जैसे ही कलकत्ता पहुंची, सवारियां ट्रेन से उतरने लगी थी। उन्हीं में से कलकत्ता के निहायत ही मशहूर डॉक्टर पार्थोबोस भी थे। उनको लेने के लिए उनका ड्राइवर वहां मौजूद था। उसने जल्दी से डॉक्टर साहब का सामान उठाकर गाड़ी में रखा और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए सुबह का ताज़ा अखबार डॉक्टर पार्थोबोस को थमा दिया। ड्राइवर तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए गाड़ी दौड़ा रहा था और डॉक्टर पार्थोबोस अखबार में पढ़ने में मशरूफ थे। उनकी नज़र उस जली हुर्फों से लिखी हुई खबर पर पड़ी कि हाजीपुर स्टेशन पर एक गरीब मफलकुल हाल किसान के लड़की की लाश पड़ी मिली, जो अपने इलाज की खातिर कलकत्ता आने वाला था, मगर ट्रेन पर नाव सवार होने की वजह से उसकी मौत प्लेटफॉर्म पर हो गई। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।